सुप्रभात बच्चों, मैं ज्योति बाला आज आप सबको भाषा के बारे में बताऊंगी। हिंदी भाषा पढ़ते समय हमें भाषा के बारे में जानना अति आवश्यक है कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे कि भाषा क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझने का प्रयास करिए कि मैं जब आपसे बात कर रही हूँ, मेरे मन में जो विचार है मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, ऐसा कौन सा माध्यम चुनूँगी कि मैं अपनी बातों को, अपने विचारों को आप तक पहुँचाऊँ। तो इसका माध्यम क्या हो सकता है? हम अपनी बातों को दूसरों तक कैसे पहुँचाते हैं? या तो मैं अपनी बात आपको बोलूँगी, आपसे बोल के अपनी बात कहूँगी, या फिर मैं उसको लिख के आपको दूँगी कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। अगर मैं बोलती हूँ तब भी आपको पता चल जाएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। क्या आपको अगर मुझसे कुछ बात कहनी है तो आप क्या करते हैं? आप मुझसे बोलते हैं या मुझे लिख कर देते हैं। अर्थात आप अपनी बातों को या तो बोल के मुझे बताते हैं या लिख के बताते हैं। मैं भी अपनी बातों को या तो बोल के बताऊंगी या लिख के बताऊंगी, है ना। तो कोई भी मनुष्य जब अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी बातों को किसी दूसरे मनुष्य तक पहुंचाना चाहता हो तो या तो वो बोलता है या वो लिख के देता है। तो बोलने और लिखने की इस प्रक्रिया को ही भाषा कहते हैं। आइए हम लोग एक बार इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि भाषा किसे कहते हैं, जो कि आमतौर पर पुस्तकों में लिखा होता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान मतलब लेना देना, है ना। तो भाषा से हम अपने विचार, मेरे मन के जो विचार हैं वो दूसरों तक पहुंचाऊंगी, दूसरों के मन के विचार हैं वो अपने तक ग्रहण करूंगी। अर्थात मनुष्य अपने विचारों को, अपनी बातों को जो उसके मन में चल रहा है वो दूसरों तक भाषा के माध्यम से पहुंचाता है। जिस माध्यम से हम पहुंचाते हैं उस माध्यम को ही भाषा कहते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है आपको कि जो माध्यम, जो साधन, जो तरीका हम अपनाते हैं अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, उस तरीके को, उस माध्यम को, उस साधन को हम भाषा कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिखा कि भाषा के 3 रूप हैं। अर्थात हम लोग अपनी बातों को 3 तरह से दूसरों तक पहुंचाते हैं। अपने विचारों को 3 माध्यम से, 3 साधन से हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। और वो कौन कौन से साधन हैं? तो सबसे पहला साधन है और या सबसे पहला माध्यम है मौखिक भाषा। मौखिक का अर्थ क्या है? सबसे पहला माध्यम है, सबसे पहला साधन है कि हम अपनी बात बोल के दूसरों तक पहुंचाते हैं, बोल पाते हैं, है ना। जब कहते हैं तब वो बात दूसरों तक चली जाती है। दूसरा जो साधन है या दूसरा जो माध्यम है या भाषा का जो दूसरा प्रकार है वो है लिखित भाषा। पहला रूप क्या हुआ या पहला प्रकार क्या हुआ? मौखिक भाषा, है ना। दूसरा प्रकार क्या है? लिखित भाषा। मतलब हम अपनी बातों को लिख के, जो साक्षर लोग होते हैं वो अपनी बातों को लिख के दूसरों तक पहुंचाते हैं। एक और माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, उस माध्यम को हम लोग बोलते हैं सांकेतिक भाषा। संकेतों के माध्यम से, है ना, इशारों के माध्यम से हम दूसरों तक बात अपनी पहुंचाते हैं। कितने रूप हो गए? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, 3 रूप हुए। अब आप बोलेंगे कि सांकेतिक भाषा से हम कैसे अपनी बात पहुंचाते हैं? तो मान लीजिए कि आप क्लास में हैं, शोर हो रहा है, शिक्षक आपको क्या करते हैं? कुछ नहीं बोलते हैं, ऐसे अपने मुंह पर उंगली रख लेते हैं और आप समझ जाते हैं कि आपको चुप रहने के लिए कहा जा रहा है। वहाँ ना तो शिक्षक ने आपसे कुछ कहा, ना बोला और ना ही लिख के दिया, फिर भी आपको बात समझ में आ गई कि आपको शांत रहने के लिए, चुप रहने के लिए बोला जा रहा है। तो इन संकेतों को, इन इशारों को क्या कहते हैं?
सांकेतिक भाषा कहते हैं। हम इन इशारों के, इन संकेतों के द्वारा भी एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं, एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं। तो जिन साधन से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अर्थात हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। और उसके 3 रूप हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। इन तीनों रूपों में से जो मौखिक भाषा है वो मुख्य है। मुख्य कैसे? कि सबसे पहले इंसान जब जन्म लेता है तो बोलना सीखता है, सबसे पहले वो बोलता है, उसके बाद लिखने की प्रक्रिया वो सीखता है, फिर बोलने के बाद वो पढ़ता है और पढ़ने के बाद लिखता है। अर्थात मुख्य जो हमारा साधन है अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का, वो मौखिक है। हम बोल के अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। मुख्य साधन भाषा का यही है, यही रूप है जिसके माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा देते हैं, और ये सबके साथ लागू भी होता है। ठीक है बच्चों, आपको भाषा तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आइए देखते हैं कि लिपि क्या है। बहुत लोग भाषा के बाद पूछते हैं कि लिपि किसे कहते हैं। लिपि क्या है? तो बहुत साधारण शब्द में, बहुत आसानी से आप समझ जाइए कि जब भाषा को बोलने के बाद हम लिखना शुरू करते हैं, तो लिखने के लिए जो वर्णों के, शब्दों के और वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले वर्ण को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। उन चिन्हों के द्वारा ही हम वर्ण लिखते हैं। जैसे हिंदी में अगर लिखना रहा, क लिखना रहा, तो ये चिन्ह है ना, एक खड़ी पाई खींचते हैं, फिर गोल बना के ऐसे बनाते हैं तो क हो जाता है, फिर सिरों रेखा डालते हैं। लेकिन अगर हमें ए लिखना हुआ तो ये इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, है ना। तो इसको हम लोग जिस चिन्ह के द्वारा हमने क लिखा, जिस चिन्ह के द्वारा या साइन के द्वारा हमने ए लिखा, इस चिन्ह को लिपि कहते हैं। ध्यान से देखिए, वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है हम उसे लिपि कहते हैं। एक बार परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद और क्लियर समझेंगे। परिभाषा देखिए, परिभाषा क्या लिखा है कि ध्वनियों को या वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहा जाता है। मतलब हर भाषा के वर्ण या अल्फ़ाबेट को लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक ही चिन्ह से हम हिंदी और इंग्लिश नहीं लिख सकते। तो जिन चिन्हों के द्वारा हम वर्ण, अल्फ़ाबेट या अक्षर लिखते हैं, उन चिन्हों को हम लोग लिपि कहते हैं, है ना, जिस साइन के द्वारा। अब हम देखेंगे कि भाषा में उसको लिखने के लिए कौन कौन सी लिपि है या किस तरह की लिपि का प्रयोग करते हैं और उसका नाम क्या है। तो अगर हम हिंदी भाषा लिखते हैं, सबको पता होगा, अगर हिंदी भाषा लिखते हैं तो कौन सी लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में लिखते हैं। लेकिन अगर हम इंग्लिश लिखेंगे तो कौन सी लिपि में लिखेंगे? रोमन में लिखेंगे, है ना। तो वर्णों को लिखने के लिए इन चिन्हों के अलग अलग नाम भी हैं। हर भाषा के अलग अलग वर्ण होते हैं और उन वर्णों को लिखने के लिए इन चिन्हों के अलग अलग नाम हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किस भाषा में किन वर्णों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उन चिन्हों का नाम क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हिंदी, संस्कृत और नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आइए देखिए, यहाँ पे लिख के मैं बताती हूँ। यहाँ पे आप लोग एक बार देख लेंगे, भाषा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करूँगी, ऐसी आशा है मेरी। अभी देखते हैं कि अगर मान लीजिए हम लिखेंगे कि कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो यहाँ मैं भाषा लिखती हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं लिपि लिख देती हूँ, जो कि लिखा भी हुआ ऊपर है। यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है जो हम लोगों ने टॉपिक डाला था उसमें। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हिंदी, संस्कृत और नेपाली, ये तीनों भाषाएं, हिंदी, संस्कृत और नेपाली, ये तीनों भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसको आप याद रखेंगे, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये तो हमने बात की, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है,
संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब हम देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। आइए देखेंगे। जो अंग्रेजी भाषा है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि में। अब हम देखते हैं कि उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। आइए, उर्दू को लिखने की लिपि अलग होती है, देवनागरी में नहीं लिख सकते, रोमन में नहीं लिख सकते। उर्दू हम फारसी लिपि में लिखते हैं। किस लिपि में लिखते हैं? फारसी लिपि में लिखते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लेंगे तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, आइए एक और लिपि का नाम देखते हैं। हम लोग पंजाबी किस लिपि में लिखते हैं, या पंजाबी लोग जो होते हैं, जो पंजाबी भाषा पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो पंजाबी लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग करते हैं, देखते हैं। पंजाबी हम लोग गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं। किस लिपि में? गुरुमुखी लिपि में। याद करेंगे, पंजाबी हम लोग गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि अभी आपने समझा कि हम लोग भाषा किसे कहते हैं, उसके कितने रूप हैं, और फिर लिपि किसे कहते हैं, और लिपि अलग अलग भाषाओं की लिपि कौन सी है, ये हमने आज पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आप इनको याद करेंगे, वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।